सपोर्ट करती थी वो दो गवर्निंग बॉडीज थी, उनका नाम था सभा और समिति। द सभा कंसिस्टेड ऑफ सम सिलेक्टेड मेंबर्स व्हाइल द समिति इंक्लूडेड ऑल मेंबर्स अंडर द किंग्स ज्यूरिसडिक्शन। तो जो सभा होती थी उसमें तो सिर्फ कुछ ही लोग होते थे, सिलेक्टेड लोग होते थे, पर जो समिति होती थी उसके अंदर सारे के सारे लोग होते थे जो कि किंग के अंडर आते थे। It was the king's duty to protect the land of the tribes. The king also received bali, which is a tribute from his subjects. इसके अलावा जो ज़मीनें बचानी होती थी या जो उनके जो ट्राइब होते थे, जो ट्राइब किंग के अंडर आते थे, उनकी ज़मीनों की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी भी किंग की ही होती थी। अब हम बात करते हैं सोसाइटी की, कैसे लोग रहते थे वहाँ पर। फैमिली वॉज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सोसाइटी ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक एज। तो हमने अभी पढ़ा कि जो फैमिली थी वो सबसे छोटी यूनिट थी, लोग अकेले नहीं रहते थे, फैमिली में रहते थे। जब बहुत सारी फैमिलीज़ हो जाती थी तो हम उनको क्या बोलते थे बताइए, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था ना, देखिए जब बहुत सारी फैमिलीज़ का ग्रुप बनता था तो हम उसको विलेज बोलते थे, जब बहुत सारे विलेज मिलकर बनते थे तो हम उसे क्लैन बोलते थे, और जब बहुत सारे क्लैन एक साथ आते थे तो हम उनको जन बोलते थे, और उस जन का जो राजा होता था उसे किंग बोलते थे या राजन बोलते थे। ओके, तो फैमिली वॉज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सोसाइटी। द सोसाइटी वॉज पेट्रियार्कल एंड द एल्डेस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली वॉज द हेड ऑफ द फैमिली। हमने पढ़ा था पिछले पैराग्राफ में भी कि जो फैमिली का हेड होता था वो उनकी फैमिली का सबसे बुजुर्ग इंसान होता था। The Rigvedic society was divided into 4 groups or varnas: Brahmins or the priestly class, Kshatriyas or the warrior class, Vaishyas or the merchant and the trader class, and the Shudras or the lower class. These divisions were based on occupation and were not rigid. तो जो उनके ऋग्वेदिक सोसाइटी थी वो 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड थी। पहले थे ब्राह्मण जो कि पूजा पाठ करते थे, प्रीस्ट लोग थे। दूसरे थे क्षत्रिय, क्षत्रिय यानी कि जो लड़ाई लड़ते थे, युद्ध में जाते थे, वॉर करते थे। इसके अलावा तीसरे थे वैश्यास जो कि करते थे, जितना भी ट्रेड होता था ये वैश्यास करते थे। और चौथा था आपका शूद्रास जो कि लोअर क्लास के माने जाते थे। पर जो सिस्टम था वो रिजिड नहीं था, ऑक्यूपेशन के बेसिस पर ही यहाँ पर लोगों को डिवाइड किया गया था, जो जैसा काम करता था वो उसी ग्रुप का कहलाता था। पोजीशन ऑफ विमेन। विमेन वर वेल रिस्पेक्टेड इन द ऋग्वेदिक पीरियड। ऋग्वेदिक विमेन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन पब्लिक मीटिंग्स। तो वहाँ जो सोसाइटी थी ऋग्वेदिक एज की, वहाँ पर औरतों की बड़ी इज्जत की जाती थी, और जो वहाँ की विमेन क्लास थी उसको पब्लिक मीटिंग भी अटेंड करने की परमिशन थी। दे नॉट ओनली हैड द राइट टू एजुकेशन बट ऑल्सो हैड द राइट टू चूज़ देयर हस्बैंड्स। तो उन्हें पढ़ने लिखने की भी परमिशन थी, इसके अलावा वो अपने हस्बैंड को भी चूज़ कर सकती थी। ऐसा नहीं था कि उनके संग किसी भी तरीके की ज़ोर ज़बरदस्ती चलती थी कि उन्हें किससे शादी करनी है। उन्हें पूरा अधिकार था अपने हस्बैंड को चूज़ करने का। विडो रीमैरिजेस वर कॉमन एंड चाइल्ड मैरिजेस डिड नॉट। अगर बच्चों की शादी नहीं की जाती थी, और विडो रीमैरिज का भी वहाँ पर था। ना फूड एंड ड्रिंक। Wheat, barley, maize, fruits and vegetables formed the main food items of Rigvedic India. Grains was turned into flour, mixed with milk or butter and eaten. तो उस समय ये लोग आटा खाते थे, अनाज खाते थे, wheat, barley, maize, fruits, vegetables भी खाते थे, और इसके अलावा ये लोग आटे में बटर और मिल्क मिक्स करके भी उसको कंज्यूम करते थे। Meat was also eaten. Som and sur were popular intoxicating drinks consumed during the Rigvedic period. अब हम बात करते हैं ड्रेस, वहाँ के लोग पहनते क्या थे। The people wore 2-piece garments, one wrapped around the waist and the other used to cover the torso. People also wore jewelry. 2 पीसेस की उनकी ड्रेस हुआ करती थी, लोअर बॉडी अपर बॉडी के लिए, और वो ज्वेलरी भी पहना करते थे। एम्यूजमेंट, एंटरटेनमेंट के लिए लोग क्या करते थे, उस समय मॉल्स नहीं थे, उस समय टीवी नहीं थी, मोबाइल नहीं था, तो क्या करते थे। म्यूजिक वॉज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। चैरिट रेसिंग एंड गैम्बलिंग वर ऑल्सो पॉपुलर इन द ऋग्वेदिक एज। तो अब हम बात करते हैं उनके रिलीजन के बारे में। पीपल वर्शिप्ड फोर्सेज ऑफ नेचर। दे बिलीव्ड दैट द सेलेस्टियल बॉडीज वर गॉड्स एंड वर्शिप्ड देम फॉर ह्यूमन वेलफेयर।
तो वो उस प्रकृति की पूजा करते थे जो उस समय के लोग थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि यही वो चीज़ें हैं जो हमारे वेलफेयर के लिए हैं और हमारी रक्षा करती हैं। दे वर्शिप्ड द सन, द स्काई, dawn, wind and fire. Indra, the god of rain and thunder, was the most important ऋग्वेदिक god. तो उस समय के जो उस समय के लोग थे वो सन की पूजा करते थे, आसमान की पूजा करते थे, हवा की पूजा करते थे, आग की पूजा करते थे। इसके अलावा जो उनके सबसे इम्पॉर्टेंट ऋग्वेदिक गॉड थे वो थे इंद्रा, यानी कि रेन, गॉड ऑफ रेन एंड थंडर। Some of the prominent other gods and goddesses of Rigvedic period includes सूर्य, कुछ हैं बाकी के जो गॉड गॉडेस दिए हुए हैं। सूर्य, आजकल भी सूर्य को पानी डालते हैं, सूरज को जल चढ़ाते हैं ना। अग्नि, अग्नि की भी पूजा करते हैं। वरुण, द वाटर गॉड, पानी की। पृथ्वी, द अर्थ गॉड, एंड उषा, द मॉर्निंग गॉडेस। There is no evidence of any temple structure or idols during the Rigvedic period. तो उस समय पे हमें जो उस समय के रिलेट करते हुए कोई भी टेम्पल नहीं मिले हैं, ना ही कोई मूर्तियाँ मिली हैं। तो यानी कि वो मूर्तियों की पूजा नहीं करते थे, ना ही वो टेम्पल्स में जाकर पूजा करते थे। People believed that gods needed to be appeased to receive their blessings. Sacrifice thus became a common ritual during the Rigvedic period. तो ऐसा ये भी माना जाता था उस समय पर कि जो भगवान हैं वो हमारे सेक्रीफाइसेस से खुश होंगे, तो उस समय सेक्रीफाइस का भी अच्छा खासा रिचुअल उनके यहाँ होता था। Hymns were sung in praise of God. Offerings were made in the form of milk, ghee, cattle and animal sacrifice. अब इकोनॉमी, पैसा कहाँ से आता था? The pastoral economy existed during the Rigvedic age. The domesticated animals such as cows, goats, sheep and buffaloes. The cow was an important source of wealth and was also considered a sacred animal. तो आपने देखा होगा आज भी गौ माता की पूजा होती है, कुछ ज़्यादा ही डेडिकेशन के संग हो रही है आजकल। तो जो उस समय के लोग थे वो एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे, काव की पूजा करते थे, गोट की करते थे, शीप, बफेलोज, इन सबको डोमेस्टिकेट करते थे और पूजा करते थे काव की। ठीक है, उनके लिए ये बहुत ही पवित्र जानवर माना जाता था काव। एग्रीकल्चर वॉज ऑल्सो प्रैक्टाइज्ड ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड। देयर इज मेंशन ऑफ अ वुडन प्लो, कल्टिवेटेड फील्ड्स। अदर ऑक्यूपेशंस प्रैक्टाइज्ड ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक एज इंक्लूडेड पॉटरी, स्पिनिंग, वीविंग, कारपेंट्री एंड मेटल वर्क। तो एग्रीकल्चर भी होता था, वो एग्रीकल्चर भी करते थे। उनकी जो सेटलमेंट था वो ऑफकोर्स किसके पास था? रिवर्स के पास था। तो एग्रीकल्चर के लिए अच्छा खासा अमाउंट में उनको पानी मिलता था, इरिगेशन फैसिलिटीज़ थी, तो एग्रीकल्चर भी वो लोग करते थे। अब वहाँ के लोगों की ज़िंदगी कैसी थी? As the transition from the Rigvedic period to the later Vedic period took place, numerous changes were witnessed in the society, economy and political life. The information for this period comes from the Samved, Yajurved and the Atharved. उस समय के लोगों के बारे में आप सामवेद से जान सकते हो, यजुर्वेद से जान सकते हो, अथर्ववेद से जान सकते हो कि उस समय के जो लोग थे उनकी ज़िंदगी कैसी थी और कैसे कैसे चेंजेस उनके ज़िंदगी में आए। अदर टेक्स्ट्स दैट केम अप during this period include the Brahmans, Upanishads and the Aryankas. Now we'll talk about their political life. The tribal setting of the Rigvedic age slowly gave way to a more complex setting which later evolved into kingdoms. पहले वो लोग ट्राइब्स में रहते थे पर धीरे धीरे अब वो किंगडम्स में रहने लगे थे। During the later Vedic age, the Kshatriyas became a powerful class. जैसे जैसे टाइम बदलता गया वैसे वैसे वहाँ की जो पावरफुल क्लास कौन सी बनती गई? क्षत्रिय बनते गए। क्षत्रिय हमने पढ़ा था ना, जो वॉर में लड़ते थे। द किंग्स पोजीशन वॉज सुप्रीम एंड हेरिडिटरी। जो किंग की पोजीशन थी वो फिक्स हो चुकी थी और ये भी फिक्स था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। द किंग्स पावर वॉज एब्सोल्यूट। ही वॉज द इंचार्ज ऑफ द आर्मी एंड वॉज ऑल्सो द चीफ जस्टिस। तो सुप्रीम थे वहाँ के किंग। उस समय के जो किंग थे वो मेन पावर में थे, उनके ही हिसाब से आर्मी चलती थी और वही इंसाफ किया करते थे, यानी जस्टिस का भी काम वही करते थे। द किंग यूज्ड टू इलैबोरेट टाइटल्स सच एज महाराजाधिराज, विराट और सम्राट। तो पहले उनको बोलते थे राजन और किंग,
पर अब उनको क्या क्या बोलने लगे? महाराजाधिराज, विराट एंड सम्राट। To strengthen and protect the kingdom, the king performed yagnas. There were three main yagnas performed by the king. These included the Ashwamedh Yag, Rajasuya Yag, and Vajpayee Yag. Each yagya was performed with a specific agenda. The Ashwamedh Yag was performed to expand the boundaries of the kingdom. तो अश्वमेध जो किया जाता था वो अपने जो किंगडम को बढ़ाने के लिए किया जाता था। इसमें क्या होता था कि एक घोड़े को खुला छोड़ दिया जाता था। A horse was let loose to run through territories and the king would fight off any resistance that may arise. तो उसको छोड़ दिया जाता था घोड़े को, और घोड़ा जितने एरिया तक जाएगा वो एरिया उस किंग का माना जाता था जो ये करवा रहा था। और इसके अलावा अगर उस घोड़े को कोई रोकता था, कोई और राजा रोकता था अपनी टेरिटरी में आने से, तो उस राजा को जो यज्ञ करा रहा होता था उस राजा से वॉर लड़ना होता था। All the area that the horse covered would then become a part of the kingdom. The Rajasuya Yag was performed to confer supreme power to the king. The Vajpayee Yag was a chariot race where the sacrificial horse or the king would always win. Kings also fought wars to expand their kingdoms. तो जो वाजपेयी यज्ञ था इसमें चैरियट रेस होती थी जिसमें कि जो किंग होता था वही हमेशा जीतता था। अब हम बात करेंगे सोसाइटी के बारे में। अब हम बात करेंगे वहाँ की सोसाइटी की। In the later Vedic age, family continued to be the basic unit of the society, with the eldest member as the head of the family. तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि लेटर वैदिक एज में जो फैमिली थी उसका जो हेड होता था वो मेल मेंबर होता था जो सबसे बुजुर्ग होता था। However, the division of the society into varnas became more rigid. Earlier, the varna system was based on occupation, but in the later Vedic period, the varna system became hereditary. People could not change their occupation or caste. तो शुरुआत में जो वर्ना सिस्टम था वो इतना स्ट्रिक्ट नहीं था, रिजिड नहीं था। पहले लोग अपने ऑक्यूपेशन के बेसिस पे अलग होते थे, पर अब जो लोग थे उनको ना चाहते हुए भी वही काम करना होता था जो उनके पूर्वज कर रहे थे या उनके पहले के लोग कर रहे थे। तो अब जो कास्ट सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा रिजिड हो गया था, यानी कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय ही बनेगा, और जो शूद्रा था वो शूद्रा ही बनेगा, वो लोअर क्लास का ही रह जाएगा। One of the four varnas, the Brahmins and Kshatriyas, became very powerful. Although the Vaishyas did not enjoy the same respect and position in the society as the Brahmins and Kshatriya. तो इसमें सबसे ऊंचा जो स्थान था वो मिल गया ब्राह्मण्स को और क्षत्रियों को, और जो वैश्यास थे उनको इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी जितना मिलती थी ब्राह्मण्स को और क्षत्रियास को। They were economically sound as they formed the trading community. One of the four varnas, the condition of the Shudras was the worst and it declined with the passage of time. जो सबसे ज़्यादा खराब कंडीशन थी वो शूद्रास की हो चुकी थी। The literary text of the later Vedic period also states varnashram or the division of life. Life was divided into 4 phases, ब्रह्मचर्य और स्टूडेंट लाइफ। तो जीवन को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, यानी कि जब छोटे बच्चे होते हैं जो स्टूडेंट लाइफ होती है उसको बोला गया ब्रह्मचर्य। दूसरा गृहस्थ जीवन, जब शादी हो जाती है तो आदमी गृहस्थ जीवन में एंटर कर जाता है। उसके बाद वनप्रस्थ और द हर्मिट फेज, एंड द लास्ट फेज बीइंग संन्यास वेयर द मैन रिनाउंस्ड ऑल वर्ल्डली प्लेजर। चौथा कौन सा होता है? चौथा है आपका संन्यास, जिसमें सारी मोह माया से दूर जाकर, सब लोगों से दूर जाकर आदमी अपने आप में ही लीन हो जाता है। Brahmacharya was the first phase where the person was to complete education and attain spiritual knowledge. तो सबसे पहले हम एक एक करके पढ़ते हैं ब्रह्मचर्य जीवन, जिसमें सिर्फ पढ़ना होता है, नॉलेज गेन करनी होती है। बच्चों वाली जो लाइफ होती है वो होता है ब्रह्मचर्य। In the second phase of गृहस्थ, a person was expected to get married and have a family. दूसरा होता है गृहस्थ जीवन, जिसके अंदर इंसान को शादी करनी होती है और अपनी फैमिली बनानी होती है। The third phase of Vanprastha, the individual was expected to break ties with his family and meditate on sacred text. तो इसमें अपनी फैमिली से अलग होकर उन्हें टेक्स्ट को पढ़ना होता है, जितने भी पवित्र टेक्स्ट होते हैं, सैक्रेड टेक्स्ट होते हैं, उनको पढ़ना होता है।
The individual should also devote oneself to philanthropic and welfare activities. इसके अलावा सोसाइटी के काम करने होते हैं, दान पुण्य के काम करने होते हैं. द लास्ट फेज संन्यास कंटिन्यूज टिल डेथ. और संन्यास जीवन होता है इसके जो आपका वनप्रस्थ जीवन है इसके बाद मरने तक जो रहता है वो होता है संन्यास. The person is supposed to renounce all the worldly comforts and pleasures and live in the forest like a sannyasi. इसमें जंगल में जाना होता है आदमी को और सन्यासी वाला जीवन जीना होता है. It was believed that this renunciation of the world would lead to salvation, क्योंकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति करनी होती है. ऐसा बोलते हैं ना, मोक्ष की प्राप्ति. तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए उन्हें सब कुछ छोड़ के जंगलों में अकेले जीवन व्यतीत करना होता है. एजुकेशन वॉज इम्पार्टेड थ्रू द गुरुकुल सिस्टम. पहले स्कूल्स नहीं होते थे, पहले गुरुकुल हुआ करते थे, वहीं से लोगों को एजुकेशन मिलती थी. अंडर द गुरुकुल सिस्टम अ शिष्य और स्टूडेंट वॉज सपोज टू लिव विद हिज गुरु और टीचर. तो जो गुरुकुल सिस्टम था उसमें जो शिष्य होता था, जो स्टूडेंट होता था, उसको अपने गुरु के साथ ही परमानेंट रहना होता था. In lieu of knowledge, the student would perform various household tasks such as cooking, cleaning, collecting firewood or tending to cattle. तो जो उस समय फीस तो कोई होती नहीं थी, गुरुकुल में बच्चे रहते थे अपने गुरु के साथ, और आप ये बोल सकते हो कि इस नॉलेज के लिए जो गुरु दक्षिणा होती थी वो उस रूप में होती थी कि जो बच्चे होते थे वही अपने गुरु के लिए खाना बनाते थे, सफाई करते थे, जंगलों से लकड़ियां काट कर लाते थे खाना बनाने के लिए, और जो गुरु होते थे उनकी कैटल्स को भी मैनेज करते थे. द गुरु वॉज नॉट गिवन अ फी बाय हिज शिष्य, बट द शिष्य वुड गिव हिज गुरु अ दक्षिणा और ऑफरिंग एट द कंप्लीशन ऑफ देयर एजुकेशन. पहले मैंने बताया आपको कि फीस नहीं होती थी, गुरु दक्षिणा होती थी, और गुरु दक्षिणा जो स्टूडेंट होता था वही देता था टीचर को जब उसकी एजुकेशन खत्म हो जाती थी. Women were not sent to gurukuls and their position slowly declined in the later Vedic phase. जहाँ पर शुरुआत में विमेन को पूरी इज्जत दी जाती थी, यहाँ तक कि पब्लिक मीटिंग तक में वो बोल सकती थी, पर अब धीरे धीरे जो विमेन की पोजीशन थी तो वो नीचे आती जा रही थी. उनको पढ़ाई लिखाई नहीं करने दिया जाता था, उन्हें गुरुकुल नहीं भेजा जाता था. तो अब हम बात करते हैं इनके रिलीजन के बारे में. Religion also underwent certain changes in the later Vedic age. In the later Vedic age, the god and goddesses who held prominence in the Rig Vedic age gradually lost their importance. तो पहले जो पूजा करते थे, इंद्र की पूजा करते थे, अग्नि की पूजा करते थे, अब उनकी इम्पोर्टेंस भी कम होने लगी थी. The later Vedic people worshipped the Trinity that included Brahma, Vishnu and Shiva. अब ये लोग ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की पूजा करने लगे थे. Rituals and customs became complex and the Brahmins gained importance for performing rituals and yajnas. तो अब क्या हुआ था कि अब जो ब्राह्मण्स थे उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई थी, क्योंकि ये जितनी भी पूजा पाठ कराते थे, यज्ञ कराते थे, ये सब कराते थे जो प्रीस्ट होते थे, यानी कि जो पुरोहित होते थे, इसके अलावा जो ब्राह्मण होते थे. तो इन लोगों की इम्पोर्टेंस बढ़ने लगी थी. अब they were now given offerings in the form of gold, cloth and cattle, which are still considered a symbol of wealth. अब इन लोगों को इन यज्ञ कराने के लिए, पूजा कराने के लिए लोग देते थे, इनको ऑफर करते थे, गोल्ड ऑफर करते थे यानी सोना देते थे पूजा कराने के लिए, कपड़े दिया करते थे, इवन कैटल भी दिया करते थे. आपने देखा होगा कि उन्होंने नाम आता था कि अच्छा गाय दान की है, तो इस तरीके से लोग इस कैटल्स को भी दान किया करते थे ब्राह्मण्स को. The concept of आत्मा, कर्मा and मोक्ष originated during the later Vedic period. अब लोग आत्मा के बारे में जानने लगे थे, कर्म के बारे में सोचने लगे थे, मोक्ष के बारे में सोचने लगे थे. The people believed that good actions would improve their next life. Also, if one performed good actions, this would help them to attain salvation. अब इन लोगों का मानना ये था कि जो अच्छे काम ये करेंगे वो इनके आगे अगले जन्म में काम में आएंगे, इनकी ज़िंदगी में काम में आएंगे, अच्छे कर्म इन्हें करने हैं, और अगर ये अच्छे कर्म करेंगे तो इन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी होगी. अब इकोनॉमी कैसी